Hello everyone, this is the another video of economics, Indian economic development, chapter 1. And now in this chapter we cover our next topic, occupational structure. Okay, so first of all we discuss about the what is occupational structure. Occupational structure means how types of work available in Indian economy at the time of colonial period. Okay, यानी कि ब्रिटिशर्स के टाइम पे बिफोर इंडिपेंडेंस विच टाइप्स ऑफ वर्क्स आर अवेलेबल इन इंडियन इकोनॉमी, यानी कि किस तरीके के वर्क अपनी इंडियन इकोनॉमी में नॉर्मली अवेलेबल थे. बिकॉज दैट टाइम ऑफ आवर economy have stagnant economy and backward economy, so no more facilities and no more opportunities are present over here Indian economy. We discussed in previous video about the persons approx 85% directly or indirectly engaged in rural engaged in agriculture work because they are lives in rural areas, and the rest of persons are involved different types of works like that handicrafts etc etc, and industrial sector have also have no more opportunities that time because no more industries are established by the Britishers. Okay, so in this topic first point is predominance of primary occupations. Okay, तो बात प्राइमरी ऑक्यूपेशन में अप्रोक्स 75% ऑफ पर्सन्स engaged in agriculture work. Okay, approx 75% of persons engaged in agriculture work, and rest of 25% persons are engaged in other types of works like service sector and manufacturing sector. ओके स्टूडेंट्स, यानी कि 75% पर्सनस इंगेज थे एग्रीकल्चर सेक्टर में एंड रेस्ट ऑफ 25% पर्सनस इंगेज थे सर्विस एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में. बट इन प्रेजेंट हम देखें कि हमारी कंट्री में सबसे ज़्यादा जो जीडीपी है वो कंट्रीब्यूट हो रही है सर्विस सेक्टर से, एंड आफ्टर डैट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से, एंड लास्ट में एग्रीकल्चर सेक्टर से. हाउएवर इन प्रेजेंट वर्क फोर्स आर अप्रॉक्सली 50%, approx 45 to 50% workforce involved in agriculture sector. Okay, so regional variation है second point, regional variation. The means of regional variation is that the workforce is different types involved in different sector by change of region. It means in some of state most of percent engaged in agriculture sector, but other states the criteria of agriculture sector is not like that other state. यानी कि कुछ states में एग्रीकल्चर सेक्टर में पर्सन्स ज़्यादा इन्वॉल्व थे, जबकि अदर स्टेट्स में ऐसी क्राइटेरिया नहीं थे. तो उसमें हम नाम देखेंगे, जो इसमें नेम मेंशन है वो है हमारा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, एंड उसके बाद है आपका केरला, कर्नाटक, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड वेस्ट बंगाल. इन स्टेट्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर में जो वर्कफोर्स इन्वॉल्व थे वो डिक्लाइन हो रहे थे. यानी कि यहाँ पे दीज स्टेट्स लाइक तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र एंड वेस्ट बंगाल हैव द अपॉर्चुनिटी इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर ऑल्सो. सो इन स्टेट्स में एग्रीकल्चर सेक्टर में जो डिपेंडेंसी थी वो डिक्लाइन हो रही थी, कम हो रही थी. एक कह सकते हैं पॉजिटिव इम्पैक्ट है, क्योंकि अगर
पूरी पॉपुलेशन हमारी या टोटल वर्कफोर्स हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंड होगा, तो वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ कम हो जाएंगी और एग्रीकल्चर सेक्टर पे वर्कफोर्स का लोड बढ़ जाएगा। तो फिर से देखें, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र एंड वेस्ट बंगाल, इन स्टेट्स में आफ्टर अ टाइम हमारी एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंसी कम हो रही थी, यानी कि पर्सन सर्विस सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इन्वॉल्व होना शुरू हो गए थे। लेकिन सम ऑफ स्टेट लाइक उड़ीसा, राजस्थान एंड पंजाब, उड़ीसा, राजस्थान एंड पंजाब की बात की जाए तो यहाँ पे जो हमारा इन्वॉल्वमेंट है वो इंक्रीज हो रहा था। देखें, समझें इस चीज़ को, उड़ीसा, राजस्थान एंड पंजाब में जो एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वॉल्वमेंट है दैट इज इंक्रीजिंग rate, okay, because in such states have no more opportunities in service and agriculture sector also. Okay students, so next topic है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर। ये हमारा टॉपिक नंबर 9 है। अभी हम समझेंगे नेक्स्ट टॉपिक को। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो एट द टाइम ऑफ कॉलोनियल पीरियड या प्री इंडिपेंडेंस पीरियड वी हैव नो मोर इंफ्रास्ट्रक्चर बिकॉज ब्रिटिशर्स हैव नो इंटरेस्ट इन दिस फील्ड बिकॉज दे वांट टू अर्न फॉर इटसेल्फ एंड फॉर ब्रिटेन, नॉट फॉर इंडिया। वो अर्निंग करना चाह रहे थे अपने लिए और ब्रिटेन के लिए, ना कि इंडिया के लिए। सो सम ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर्स डेवलप्ड इन ब्रिटिश रूल या pre-independence period, but in that case the most of interest या profit is more earned by Britishers, यानी कि उस वक्त जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया था उसमें जो प्रॉफिट्स थे वो किसको मिल रहे थे? ब्रिटिशर्स को ज़्यादा मिल रहे थे, यानी कि जो बेनिफिट्स थे इंफ्रास्ट्रक्चर के वो ब्रिटिशर्स को ज़्यादा मिल रहे थे। उन्होंने अपनी सूटेबिलिटी के अकॉर्डिंग उस इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया, ना कि इंडियन इकोनॉमी के अकॉर्डिंग। ओके, सो देखें इसको। फर्स्ट पॉइंट आता है यहाँ पे रोड। इंफ्रास्ट्रक्चर में फर्स्ट पॉइंट आएगा रोड। अगर उस टाइम की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा हमारे पास ऑल वेदर रोड नहीं हुआ करते थे, जिनको हम पक्के रोड बोलते हैं। जैसे आरसीसी का रोड हो गया, आरसीसी तो अब बनने लगा, उस वक्त वो डाबर वाले रोड होते हुए होंगे। तो ऑल वेदर रोड्स उस टाइम पे बहुत कम हुआ करते थे एंड रोड्स आर डेवलप्ड बाय द ब्रिटिशर्स बट ऑन साइट या ऑन लोकेशन डेवलप्ड दैट आर्मी हैव मूवमेंट एंड गुड्स ट्रांसफर टू पोर्ट और रेलवे स्टेशन। मीन्स उस जगह ब्रिटिशर्स ने रोड्स को डेवलप किया जहाँ पे उनको आर्मी के मूवमेंट की ज़रूरत थी फॉर एडमिनिस्ट्रेशन के कंट्रोल के लिए, लॉ एंड ऑर्डर के मेंटेन के लिए, या वहाँ से रॉ मटेरियल लेके उनको पोर्ट तक पहुंचाना था या रेलवे स्टेशन तक पहुंचाना था। तो वहां पे उन्होंने रोड को डेवलप किया, ना कि इंडियंस की सूटेबिलिटी के अकॉर्डिंग। ओके, सेकंड पॉइंट आता है यहाँ पे रेलवे। सेम कंडीशन रेलवे में है। तो रेलवे का जो इंट्रोडक्शन हुआ था इंडिया के अंदर 1850 को हुआ था। रेलवे का जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था इंडिया के अंदर 1850 को हुआ था। ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी इंडियंस के लिए। ब्रिटिशर्स ने कह सकते हैं गिफ्ट दिया था इंडिया को रेलवे का। बट द इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे इन इंडिया मोस्ट ऑफ फेवर इन द ब्रिटिशर्स बिकॉज रेलवे का इस्टेब्लिशमेंट उन्हीं साइट पे, उन्हीं लोकेशंस पे किया गया जहाँ पे आर्मी के मूवमेंट की ज़रूरत थी, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, या रॉ मटेरियल को, ध्यान से समझना, रॉ मटेरियल को पोर्ट तक पहुंचाने की ज़रूरत थी, या मार्केट से रॉ मटेरियल को परचेज करके पोर्ट तक पहुंचाना था। बिकॉज रॉ मटेरियल परचेज बाय द ब्रिटिशर्स for their industries and after that convert in finished goods and after that resell in Indian economy। यानी कि रॉ मटेरियल को इकट्ठा करके परचेज करके रेलवे तक पहुंचा रहे हैं, रेलवे से उठा के पोर्ट तक ले जा रहे हैं, पोर्ट से फिर ब्रिटेन ले जा रहे हैं, ब्रिटेन से अगेन उसका फाइनल गुड्स प्रोड्यूस करके इंडिया की मार्केट में सेल करने के लिए ला रहे हैं और सेम वे यूज़ कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, लेकिन आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे इन इंडिया, इंडिया में
रीजनल वेरिएशन डिक्लाइन हुआ, यानी कि रीजनल वेरिएशन कम हुआ, बिकॉज वी हैव टू गो फार फ्रॉम बाय द हेल्प ऑफ रेलवे, हम बहुत दूर तक रेलवे की हेल्प से जा सकते थे, तो इसका इंडियंस को भी बेनिफिट्स मिले, इसमें कोई डाउट नहीं है। ओके, बट रेलवे के इंट्रोडक्शन में इंडिया की जो इकोनॉमी थी, इंडिया की जो मनी थी, उसका काफ़ी यूज़ किया गया ब्रिटिशर्स के थ्रू। इंडिया की इकोनॉमी को उन्होंने बहुत ड्रेन किया, रेलवे के नाम पे बहुत ज़्यादा पैसा इन्होंने खर्च किया वहाँ पे इंडिया की इकोनॉमी से लेके। थर्ड पॉइंट आता है आपका एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट। एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट की बात की जाए तो भाई एयर ट्रांसपोर्ट में तो हमारा प्लेन आ जाएगा। उस वक्त इतने ज़्यादा हाईली क्वालिटी वाले प्लेन नहीं थे, तो चार्टेड प्लेन वगैरह वाट एवर जो भी उस वक्त हुआ करता होगा, बट आप समझ सकते हैं उन प्लेन्स का यूज़ हम तो नहीं कर पा रहे थे ना, तो बहुत मतलब जो लोग एडमिनिस्ट्रेशन में हैं उन्हीं लोग को प्लेन का यूज़ करने का मौका मिलता होगा। उसके बाद है वाटर ट्रांसपोर्ट। तो वाटर ट्रांसपोर्ट में इसका नाम आता है कोस्ट कैनल उड़ीसा, यानी कि यहाँ पे इन्होंने वाटरवे में कोस्ट कैनल बनाई थी ऑन द उड़ीसा कोस्ट, लेकिन ये काफी कॉस्टली थी, ध्यान देना, और बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं थी, इससे बहुत ज्यादा इंडियन इकोनॉमी को फायदे नहीं हुए। ओके स्टूडेंट्स, इंडियन वाटरवे प्रूव्ड टू बी अनइकोनॉमिकल। ये कैसी थी? अनइकोनॉमिकल, बहुत ज्यादा महंगी थी, ये अनइकोनॉमिकल थी, इस पर ध्यान दें, ये बहुत ज़्यादा महंगी थी। एंड एज इन द केस ऑफ कोस्ट कैनल ऑन द उड़ीसा कोस्ट, द कैनल वाज बुल्ट एज अ ह्यूज कॉस्ट, यानी कि बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हुआ था इसमें। इसमें बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हुआ था, ह्यूज कॉस्ट, बट इट फेल्ड टू कम्पीट विद द रेलवे एंड फाइनली कैनल हैड बी अबॉन्डेड, यानी कि रेलवे के कंपटीशन में फेल हो गई और फाइनली हमने इसको आउट ऑफ यूज कर दिया। सबने इस चीज़ को, यानी कि वाटरवे में कोस्ट कैनल बनाई गई थी उड़ीसा कोस्ट पे, जिसमें ये बहुत ज़्यादा अनइकोनॉमिकल थी, इंडिया की इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा ड्रेन किया गया इसके इसको बनाने में, और लेकिन फिर भी आफ्टर डेट स्पेंडिंग ह्यूज इंडियन इकोनॉमी डिट इज़ नॉट इन प्रॉपर यूज बिकॉज डिट इज़ फेल्ड टू कम्पीट द रेलवे के कॉम्पिटिशन में बहुत ज़्यादा फेल थी, इस वजह से आफ्टर अ टाइम इट इज़ आउट ऑफ यूज। ओके, एंड नेक्स्ट है हमारा कम्युनिकेशन। बात की जाए कम्युनिकेशन की, तो कम्युनिकेशन में क्या था उस वक्त हमारे पास, आप जानते हैं पोस्ट था हमारे पास, इंडिया पोस्ट जिसकी बात की जाती है, और एक टेलीग्राफ और चलता था उस टाइम पे, पोस्ट एंड टेलीग्राफ्स। पोस्ट एंड टेलीग्राफ्स, बट जो टेलीग्राफ था वो काफी एक्सपेंसिव था, है ना, बात समझे इस चीज को। टेलीग्राफ इज वेरी एक्सपेंसिव एंड नॉट यूज बाय द प्रॉपर कॉमन इंडियन पर्सन, यानी कि टेलीग्राफ का यूज कॉमन इंडियन पर्सन के लिए नहीं था, इट इज यूज्ड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन फॉर मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, यानी कि टेलीग्राफ का यूज हम कर रहे थे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, और इसको एडमिनिस्ट्रेशन यूज कर रहा था। ओके, बट जो कॉमन मैन है वो यूज कर सकते थे पोस्ट को, हम इसमें लिख सकते हैं यूज्ड फॉर मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है, हम इसको यूज कर रहे थे मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर में। और पोस्ट का हम यूज कैसे कर रहे थे, इंडियन पोस्ट का, इसका कॉमन मैन यूज कर सकता था, बट इट इज नॉट सफिशिएंट, it is not sufficient for your useful general public purpose. Okay, ये बिल्कुल भी ज़्यादा सफिशिएंट नहीं था, क्योंकि इसकी ज़्यादा जो अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा कम थी। ओके स्टूडेंट्स, तो आपके जो पॉइंट्स है काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन एंड फॉर काइंड ऑफ जनरल नॉलेज। इंफ्रास्ट्रक्चर में फर्स्ट पॉइंट है हमारा रोड,
सेकेंड पॉइंट है रेलवे, दोनों की कंडीशन सेम थी। ब्रिटिशर्स इंट्रोड्यूस रोड एंड रेलवे ऑन दोज एरिया दोज लोकेशंस दैट इज डायरेक्टली बेनिफिशियरी फॉर द ब्रिटिशर्स, यानी कि उन एरियाज पे उन लोकेशंस पे इनको डेवलप किया गया जहाँ पे ब्रिटिशर्स का फायदा हो रहा था, जैसे आर्मी के मूवमेंट के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के कंट्रोल के लिए, एंड रॉ मटेरियल को रेलवे स्टेशन तक पहुँचाने के लिए और रेलवे स्टेशन से पोर्ट तक पहुँचाने के लिए। सेम कंडीशन रेलवे की थी, लेकिन रेलवे का फ़ायदा ये हुआ कि हमारी जो रीजनल वेरिएशन था वो थोड़ा कम हो गया। हम वन प्लेस टू अनदर प्लेस काफ़ी दूर तक रेलवे की हेल्प से कम टाइम में जा सकते थे, तो इससे हमारा जो मूवमेंट है वो थोड़ा बढ़ गया और जो हमारे सोशल बैरियर्स थे वो थोड़े कम हो गए। सोशल बैरियर से मीन्स हम अपने कल्चर से अदर पर्सन्स के कल्चर के साथ इंटरेक्ट हो सकते थे बाय द हेल्प ऑफ रेलवे, क्योंकि हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन था वो थोड़ा इजी हो गया था। और नेक्स्ट हमारा एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट। या एयर ट्रांसपोर्ट में तो अपने कुछ था ही नहीं, कुछ प्लेन वगैरह परचेज किए होंगे, अदर बात है उसके बारे में बहुत ज़्यादा यहाँ पर नहीं दे रखा, लेकिन जो फोकस किया है वो वाटर ट्रांसपोर्ट पे किया है। उसमें कोस्ट कैनल बनाई गई थी उड़ीसा कोस्ट पे, जो कि अनइकोनॉमिकल थी, मतलब बहुत ज़्यादा महंगी थी, तो साफ लिख दिया ह्यूज कॉस्ट थी, और बाद में आउट ऑफ यूज़ हो गई थी क्योंकि रेलवे की कंपटीशन में इतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं थी। उसके बाद है हमारा कम्युनिकेशन में पोस्ट एंड टेलीग्राफ इस कॉस्टली था, इसको इंडिया के अंदर इस्टेब्लिश करने में इंडिया की इकोनॉमी को काफ़ी ड्रेन किया गया, बहुत खर्चीला था। एंड टेलीग्राफ का यूज़ किया ज़्यादातर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में बाय द ब्रिटिशर्स। एंड पोस्ट का यूज़ हम कर सकते थे, इंडिया पोस्ट का, और इस पोस्ट को पर ये पोस्ट क्या थी, इनएफिशिएंट थी हमारे नीड्स को फुलफ़िल करने में, बिकॉज इसकी बहुत ज़्यादा ये हमसे बहुत ज़्यादा टच में नहीं थी, कह सकते हैं ये इतनी ज़्यादा उस वक्त इफेक्टिव नहीं थी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है रीजंस फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, यानी कि वो क्या रीजंस है जिसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर को इंडिया में डेवलप किया गया, क्योंकि ब्रिटिशर्स तो इंडियन इकोनॉमी को एज अ फीडर इकोनॉमी यूज़ कर रहे थे, ब्रिटिशर्स इंडियन इकोनॉमी को एज ए फीडर इकोनॉमी यूज़ कर रहे थे, फिर भी उन्होंने हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया, तो उसकी क्या रीज़न हो सकते हैं। तो रीज़न तो आप सब समझ ही रहे हैं, रीज़न क्या हो सकते हैं। जो बेसिक रीज़न है वो इंडियन इकोनॉमी को और ज़्यादा ड्रेन करना था बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, रीजंस फॉर इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का इंडिया के अंदर क्या रीजन था। तो बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट टू डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर वाज नॉट टू प्रोवाइड बेसिक एमिनिटीज टू पीपल बट टू सर्व देयर ओन कॉलोनियल इंटरेस्ट। यानी कि जो रीजन था वो क्या था, उनका खुद का इंटरेस्ट था, ओन कॉलोनियल इंटरेस्ट। इंडिया की इकोनॉमी को या इंडिया की पब्लिक को फैसिलिटीज प्रोवाइड कराना नहीं था। जो उनका जो बेसिक रीजन था वो उनका खुद के फायदे के लिए था, अपने खुद के इंटरेस्ट के लिए था, खुद के प्रॉफिट्स के लिए था। ओके, एंड सेकंड पॉइंट है जो रोड उन्होंने बनाए थे, ठीक है, जो लास्ट टॉपिक का इसमें एनालाइज किया गया है, जो रोड्स उन्होंने डेवलप किए थे वो कब क्यों डेवलप किए थे, वर बुल्ड फॉर मोबिलाइजिंग आर्मी विद इन इंडिया एंड ड्रॉइंग आउट रॉ मटेरियल्स। ठीक है, यानी कि आर्मी की मोबिलाइजिंग के लिए लिख देते हैं यहाँ पे रोड्स, आर्मी की मोबिलाइजिंग के लिए एंड ड्रॉइंग आउट रॉ मटेरियल्स। यानी कि रॉ मटेरियल को ले जाने के लिए कहां तक, रेलवे स्टेशन तक कह सकते हैं, या पोर्ट तक ले जाने के लिए। ठीक है, एंड सेकंड था यहाँ पे रेलवे। बात की जाए अगर रेलवे की, तो रेलवे के जो रीजंस थे वो पहला क्या था, इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ ऑन एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, इफेक्टिव कंट्रोल एंड एडमिनिस्ट्रेशन। इंडिया की इकोनॉमी पे हम रेलवे की ब्रिटिशर्स रेलवे की हेल्प से इफेक्टिव कंट्रोल रख सकते थे और उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो मेंटेन था।
यानी कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। और दूसरा क्या है, अर्निंग प्रॉफिट्स थ्रू फॉरेन ट्रेड। थ्रू फॉरेन ट्रेड यानी कि रेलवे की हेल्प से वो कहाँ तक रॉ मेटेरियल को पहुंचा पा रहे थे, पोर्ट तक रॉ मेटेरियल को इजीली और कम टाइम में पहुंचा पा रहे थे। तो इससे वो ना फॉरेन ट्रेड में ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर पा रहे थे। कौन? ब्रिटिशर्स। यानी कि ब्रिटिशर्स की बात की जा रही है, अर्निंग प्रॉफिट थ्रू फॉरेन ट्रेड। ओके स्टूडेंट्स, एंड जो थर्ड पॉइंट है वो है कि टू मेक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट ऑफ ब्रिटिश फंड। यानी कि उनका जो इन्वेस्टमेंट था वो कैसा था? प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट ऑफ ब्रिटिश फंड इन इंडिया। ओके, टू मेक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट ऑफ ब्रिटिश फंड इन इंडिया। ओके स्टूडेंट, एंड लास्ट में ये मतलब हमने एनालाइज किया है रीजन फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन इंडिया, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर की जो डेवलपमेंट किया गया था इंडिया में उसके क्या रीजंस। तो पहला रीजन है कि रोड क्यों बनाए? रोड को बनाने के मीन्स था कि आर्मी मोबिलाइजेशन एंड ड्रॉइंग आउट रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडियन मार्केट। एंड द सेकंड इज रेलवे, यानी कि इफेक्टिव कंट्रोल एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑन इंडियन टेरिटरी। कह सकते हैं मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। क्या कह सकते हैं? मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। And second is earning profits through foreign trade, purchasing by raw material and after reselling the final goods in Indian economy. And third one, to make profitable investment of British fund in India, यानी कि ब्रिटिश फंड का इंडिया में प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट किया जा रहा था इसके थ्रू। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट पॉइंट काफी इंटरेस्टिंग है, वो है हमारा कंक्लूजन। बात करें कंक्लूजन की, कंक्लूजन की अगर हम बात करें तो कंक्लूजन में जो फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है थोड़ा समझें इसको। बाय द टाइम इंडिया वॉन इट्स इंडिपेंडेंस 1947, इंडिया ने अपनी जो इंडिपेंडेंस है 1947 में वॉन की थी, यानी कि अचीव की थी। द इम्पैक्ट ऑफ 200 ईयर्स, यानी कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि जो ब्रिटिशर्स का इंडिया के ऊपर जो इम्पैक्ट रहा है वो लगभग 200 सालों तक रहा है, क्योंकि 1757 में द बैटल ऑफ प्लासी के थ्रू इंडिया के अंदर ब्रिटिशर्स का ओरिजिन माना जाता है। एंड 1947 में इंडिया से उनको लेफ्ट माना जाता है। तो लगभग 190 ईयर है, तो अप्रॉक्स हम से 200 ईयर बोल देते हैं। कॉलोनियल रूल वाज ऑलरेडी शोइंग ऑन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। फॉलोइंग पॉइंट्स आर द क्लियर प्रूफ्स ऑफ इकोनॉमिक अंडर डेवलपमेंट ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। तो इन्होंने क्या क्या किया देखें। कांस्टेंट पर कैपिटा इनकम, ये पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको आप नोट भी कर सकते हैं। हमारी जो पर कैपिटा इनकम थी वो कैसी थी? कांस्टेंट। किस टाइम में? ब्रिटिशर्स के टाइम में। तो इसमें लिख सकते हैं ओवर ए लॉन्ग पीरियड, क्योंकि 200 ईयर्स का टाइम लॉन्ग पीरियड ही माना जाएगा। उसके बाद है हमारा इंक्रीजिंग डिपेंडेंसी ऑन पॉपुलेशन ऑन एग्रीकल्चर। बिल्कुल ठीक बात है, हमारे पास एग्रीकल्चर एक लास्ट साधन बचा था। ओके, तो हमारा जो पर कैपिटा इनकम है वो कैसी थी? कांस्टेंट। कब? ओवर ए लॉन्ग पीरियड। ठीक है। सेकंड है इंक्रीजिंग डिपेंडेंस ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि पॉपुलेशन किस पर डिपेंड थी? एग्रीकल्चर पे, क्योंकि एग्रीकल्चर के अलावा हमारे पास कुछ और काम नहीं बचा था। एंड थर्ड पॉइंट है जमींदारी सिस्टम। जमींदारी सिस्टम के थ्रू इन्होंने लगान को एज अ टैक्स कलेक्ट किया था इंडिया से, और इंडियन इकोनॉमी को काफ़ी ड्रेन किया। एंड एग्रीकल्चर सेक्टर में कोई भी हेल्प प्रोवाइड नहीं कराई। बाय द जमींदारी सिस्टम फार्मर्स फेस द वेरी क्रिटिकल सिचुएशन, बिकॉज विदाउट पेइंग लगान फार्मर्स लूज टू देयर राइट्स इज ओन
एग्रीकल्चर लैंड, यानी कि अगर वो लगान पे नहीं कर रहे थे तो उनको उनकी ज़मीन से बेदखल कर दिया जाता था। एंड फोर्थ पॉइंट इसमें मेंशन है कि ट्रेडिशनल मेथड ऑफ कल्टीवेशन, यानी कि ट्रेडिशनल मेथड है कल्टीवेशन का, यानी कि टैक्स की फॉर्म में लगान को कलेक्ट करने के बाद भी एग्रीकल्चर सेक्टर में कुछ भी हेल्प नहीं की, और जो हमारा एग्रीकल्चर सिस्टम था वो ट्रेडिशनल मेथड को ही फॉलो कर रहा था, कुछ भी उसमें इन्वेंशन या न्यू इनोवेशंस नहीं थे जिससे कि हम अपनी फार्मिंग को अपग्रेड कर पाते। ओके, सो नेक्स्ट है हमारा हाई फ्रिक्वेंसी ऑफ फेमाइंस। उस टाइम पे बहुत सारे फेमाइंस आए थे, अकाल वगैरह है ना, ये नेचुरल कैलामिटीज होती है। और जो ये तो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स, डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स, यानी कि इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स को उन्होंने सिस्टमेटिक तरीके से क्या किया, खत्म करने की कोशिश की। हमारे रॉ मटेरियल्स को हमसे परचेज करके फाइनल गुड्स ब्रिटिशर्स फैक्ट्री से बनवा के वहाँ से मशीन मेड गुड्स बना के इंडियन मार्केट में फिर से वो रीसेल कर देते थे। तो इसकी वजह से जो हमारा हैंडीक्राफ्ट सेक्टर था जो कि वर्ल्ड वाइड फेमस था, वो भी क्या हो गया, डिस्ट्रक्ट हो गया, डाउनफॉल हो गया। ओके, एंड लास्ट है इनएडुकेट इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी कि जो इंडस्ट्रीज थी वो हमारे यहाँ बहुत कम थी, बहुत कम इंडस्ट्रीज थी। इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी कि जो हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन था वो क्या था, इनएडिक्वेट, अपर्याप्त, यानी कि इनएप्रोप्रिएट था, बिकॉज इन इंडिया हैव द ह्यूज पॉपुलेटेड कंट्री, बट almost peoples are and public are depend on agriculture sector, so no more opportunities of service and in manufacturing or industrial sector. So industrial sector have inadequate, यानी कि inappropriate, ये अपर्याप्त, not provide to work of Indian economy. Okay, सो स्टूडेंट्स इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आपको ये पॉइंट फिर से डिस्कस कर लेता हूँ। कांस्टेंट पर कैपिटा रेट, यानी कि जो हमारी पर पर्सन इनकम थी वो कैसी थी, कांस्टेंट, वो इंक्रीज नहीं हुई थी, बिकॉज ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर होल्ड तो किया हुआ था बट हमारे ग्रोथ के लिए वो कुछ भी वर्क नहीं कर रहे थे। इंक्रीजिंग डिपेंडेंस ऑन पॉपुलेशन ऑन एग्रीकल्चर, बिकॉज नो मोर अपॉर्चुनिटी इज सर्विस एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर, पॉपुलेशन डिपेंड ऑन द agriculture sector. And jamindari system destroyed the Indian farmer situations, because after paying high lagan is a type of tax, after paying high lagan they have no savings, farmers have no savings. And second condition, if farmers pay not lagan, they lose from ओन राइट्स ऑन हिज एग्रीकल्चर लैंड। अगर वो लगान पे नहीं कर रहे थे तो वहाँ से अपनी ज़मीन से अपने राइट्स खो देते थे। नेक्स्ट है ट्रेडिशनल मेथड ऑफ कल्टीवेशन, यानी कि नो न्यू टेक्नोलॉजी, नो इनोवेशंस आइडिया इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर सेक्टर, सो एग्रीकल्चर सेक्टर हैव नो ग्रोथ। एंड नेक्स्ट इज हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ फेमाइंस, दैट टाइम मैनी फेमाइंस कंटिन्यूसली कम्स इन इंडिया एंड क्रिएट द very critical situation for the Indian economy, how to survive the persons. And next is destruction of Indian handicrafts. That time Britishers by the systematically way Indian handicrafts destruct and downfall, because Indian handicraft is famous in worldwide and enjoy the world market, but Britishers purchase the raw material for handicrafts for Indian economy and export for the Britishers economy, and after that by the machine made goods from Britishers economy resell in the Indian market and other countries markets. So Indian handicraft sectors is destroyed. Okay, and also the
perfect professional artisan for handicraft sectors are unemployed and join the agriculture sector. ओके, जो प्रोफेशनल पर्सन थे हैंडीक्राफ्ट सेक्टर के, वो क्या हो गए, अनएम्प्लॉयड हो गए और उन्होंने फाइनली एग्रीकल्चर सेक्टर को ज्वाइन कर लिया, बिकॉज दैट टाइम इंडियन इकोनॉमी हैव नो मोर अपॉर्चुनिटीज फॉर वर्क. And next is inadequate industrialization. Industrialization is as a little bit, बहुत कम था industrialization, so no more opportunities in the industrialization in India at that time. Okay students, by the help of this video you have to prepare your own notes. Okay, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर.